जय हिंद, जय जोहार। चलिए करंट अफेयर के हमारे सेशन को फिर से शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी अवगत है कि 6 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो हमारा ये जो करंट अफेयर का सेशन है बिल्कुल इस एसआई को तो फोकस करते हुए है ही, साथ ही भविष्य में व्यापम की जो भी परीक्षाएं आयोजित होंगी और सीजीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा के लिए भी करंट अफेयर का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल जुड़े रहिए। ये करंट अफेयर का सेशन कई पार्ट में पब्लिश होगा। इसका पहला पार्ट पब्लिश हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे बिल्कुल फॉलो कीजिए, देखिए। ये उसी के आगे ही हम कंटिन्यू देखने वाले हैं, उसके आगे का ही ये हमारा सेशन रहेगा। फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर व्यापम के करंट अफेयर्स की बात हो रही है, क्योंकि एसआई की प्रीलिम्स का एग्जाम व्यापम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और यदि व्यापम परीक्षा लेता है तो करंट अफेयर्स का वेटेज अच्छा रहता है। हालांकि एसआई में करंट अफेयर्स कितने आएंगे डिक्लेयर कर दिया गया है, फिर भी यदि एसआई करंट अफेयर की हम बात करें तो व्यापम यदि एग्जाम ले तो केवल 2 से ढाई महीने का करंट अफेयर लेता है। इसीलिए ये जो करंट अफेयर है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने को हम टारगेट रखेंगे। अक्टूबर का माह चल रहा है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। 6 नवंबर को परीक्षा है, उसके 3 दिन पहले तक का करंट अफेयर मैं आपको बिल्कुल अवेलेबल कराऊंगा। ठीक, तो ये तीनों महीने का समराइज करंट अफेयर रहेगा, एक साथ रहेगा। इसे हम देखते जाएंगे, जिसमें विभिन्न सेक्टर रहेंगे, अलग अलग सेक्टर को हम देखते जाएंगे। इसके पहले के वीडियो सेशन में हमने एससीओ के बारे में देखा, जाना, सारे संबंधित फैक्ट देखे। चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के बारे में देखा, चीता से संबंधित सारी जानकारी हमने कलेक्ट की। और भी यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो को बिल्कुल देखिए। तो चलिए आज का सेशन हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर हम देख रहे थे, ये एससीओ के बारे में हम दिए थे और चीता के बारे में भी हम देख लिए थे। इसी एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर को और आगे बढ़ाते हैं। अगला फैक्ट है हमारा रामसर स्थल। ठीक है, अब रामसर स्थल होता क्या है? अब करंट में फैक्ट तो यही है कि इस साल 11 और रामसर स्थलों को मिला दिया गया है, जिससे भारत में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 75। ये करंट अफेयर का फैक्ट है। लेकिन रामसर स्थल होते क्या है? रामसर स्थलों की यदि हम बात करें, रामसर तो ईरान का एक शहर है जहां पर कुछ देश आपस में मिले और एक ऐसे स्थल के लिए किसी संधि पर हस्ताक्षर किए जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व पर्यावरण की दृष्टि से ऐसे जलीय क्षेत्र या गीले क्षेत्र या नम क्षेत्र, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं, मतलब जल से संबंधित जो संलग्न क्षेत्र है, जैसे कि तटीय क्षेत्र हो गए, जलाशय के आसपास के क्षेत्र हो गए, नम भूमि वाले क्षेत्र, वेटलैंड्स इन्हें कहा जाता है, नम भूमि वाले क्षेत्र या जलीय क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों से संबंधित जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व है। अब सीधी सी बात है भाई, अगर जलीय क्षेत्र है, कीचड़ वाले क्षेत्र हैं, दलदली क्षेत्र हैं, एक विशिष्ट प्रकार की भौगोलिक स्थिति है, तो वहां विशिष्ट प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी और एक विशिष्ट इकोसिस्टम और एक विशिष्ट बायोडायवर्सिटी होगी जो केवल उसी जगह ही पनप सकती है, दूसरी जगह नहीं पनपेगी। भाई जो कीचड़ में रह सकता है सूखे में नहीं रहना चाहेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जो कीचड़ में रह रहा है, नमी वाली जगह में रह रहा है, उनका उन्हीं जगह संरक्षण करना आवश्यक है। तो रामसर स्थल वो स्थल होते हैं, ये एक प्रकार की आर्द्र भूमि होती है, नम भूमि होती है, वेटलैंड कहा जाता है। इनका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है क्योंकि यहाँ के एक इकोसिस्टम का संरक्षण आवश्यक है। तो इसके लिए जो समझौता किया गया वो ईरान के एक शहर रामसर में किया गया। 1971 में समझौता किया गया और इस समझौते को यूनेस्को द्वारा एक आधिकारिक मान्यता दी गई है और इसीलिए इसे रामसर संधि और संबंधित स्थल को रामसर संधि से संबंधित स्थल कहा जाता है। जान रहेगा, वही सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। अब करंट ये है कि भारत में 11 और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है, जिसका संबंधित क्षेत्रफल ये है जो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हाँ कितने इस साल शामिल किए गए हैं? 11, जिससे अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 75। ये आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक है, 14। भाई तमिलनाडु राज्य तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तमिलनाडु राज्य की सभी भूमि जो है पूरी की पूरी लगभग ऊपर के उत्तरी क्षेत्र को छोड़ दे तो समुद्र से संलग्न है और तटीय क्षेत्रों का ये क्षेत्र रहेगा। जो वेटलैंड रहेगा आपका नम भूमि वाला क्षेत्र तटीय क्षेत्र में ही सर्वाधिक रहेगा। तो सबसे ज्यादा रामसर स्थल भारत में किस राज्य में है?
तो किसमें है? तमिलनाडु। इवन इस साल 4 स्थलों को जो अलग से शामिल किया गया, यानी 14 में 4, वो इस साल शामिल किया गया। ठीक है, अब ये भी एक है कि आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है 75 साल पूरा होने पे, इसलिए भी इसे 75 किया गया है, ये भी एक कारण है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये रामसर स्थल की जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1971 में हुई थी, लेकिन भारत ने इसमें 1 फरवरी 1982 पर हस्ताक्षर किए थे। ध्यान रहेगा। तो रामसर स्थल से संबंधित ये सारे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक और करंट अफेयर रहा है इस दौरान, जो है आपका डुगोंग। ठीक है, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, डुगोंग आरक्षण क्षेत्र बनाया गया है। डुगोंग क्या है? डुगोंग एक समुद्र की एक प्रकार की मछली है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, एक विशिष्ट प्रकार की मछली है, एक जानवर जैसा दिख रहा है, इसको सी काऊ कहते हैं, समुद्र की गाय। और भारत में अगर गाय आ गया, गौ माता आ गई, तो संरक्षण तो आवश्यक है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहां बनाया गया है? तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पाक की खाड़ी में बनाया गया, पाक बे में बनाया गया। पाक याद है ना, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो पाक जल संधि है, वही छोटा सा जो खाड़ी क्षेत्र है उसे ही पाक बे कहा जा रहा है। तो उसी पाक जल संधि के क्षेत्र में भारत का पहला डुगोंग, डुगोंग क्या है? एक मछली है ना। ठीक है, और डिटेल यदि हम जाने तो डुगोंग सबसे बड़े शाकाहारी समुद्री स्तनधारियों में से एक है। डुगोंग को सी काऊ भी कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। समुद्री घास खाने वाले समुद्री क्षेत्र में निवास करते हैं। यह सिरेनिया प्रजाति का एक जीव है, मछलियों की एक प्रजाति है सिरेनिया, उस प्रजाति का ये एक जीव है। यह जीव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में अधिसूचित है। जैसे कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में विभिन्न कैटेगरी है, वैसे ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न अनुसूची है, जिसमें से कुछ जीवों को 1, कुछ जीवों को 2, ऐसा अलग अलग अनुसूची में रखा गया है। तो वो भी यदि आप याद रख सकते हैं तो रखिए, अच्छी बात है। बाकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, वन्य जीव, मतलब मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा है कि यह जीव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की कौन सी अनुसूची में है, पर हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, तो फैक्ट हम यहाँ कवर कर लिए हैं। इसके साथ ही आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये संवेदनशील वल्नरेबल की श्रेणी में है। वल्नरेबल मतलब क्या है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था चीता के टाइम में कि वल्नरेबल कहने का मतलब इन्हें संकट हो सकता है, इन्हें खतरा है, ये सुरक्षित नहीं है अपने क्षेत्र में। ठीक, और यदि आपसे पूछता है कि ये डुगोंग भारत में कहां पाया जाता है, तो भारत के सभी तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, खासकर तमिलनाडु से लेके आपका लक्षद्वीप, अंडमान, पूरे दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है वहां पर ये पाया जाएगा। ठीक, लेकिन भारत के लगभग सभी तटीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है। याद रहेगा, भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, पहला ना, दूसरा बनेगा नहीं, एक लौता बनेगा। तो चलिए इसे याद रखिए, आगे चलते हैं, अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट में आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, मानव विकास सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मानव विकास सूचकांक 2021 है, एक साल बाद जारी किया जाता है। यह 2022 में जारी किया गया है, 2021 के लिए। अब इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन जो कई एग्जाम में हमने देखा है आता है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी के द्वारा ही मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। अब कोई भी सूचकांक रहेगा, साल भर में विभिन्न सूचकांक जारी किए जाते हैं, आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनता है। अभी इस महीनों के दौरान जो हम करंट अफेयर देख रहे हैं, जो जो सूचकांक आएंगे मैं यहाँ पे उसे कवर करते जाऊंगा। तो पहला, इस सूचकांक के अकॉर्डिंग प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड, जिसे एचडीआई का 0.962 मान दिया गया है। ये मान जितना एक के नजदीक होगा, अधिकतम एक ही रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, ये याद रखना है। उसका मान याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। 191 देशों की लिस्टिंग में भारत 132वें स्थान पर है। भारत का स्थान बेहतर हुआ है पहले से,
ठीक। अब भारत का HDI मान क्या है? 0.633। ये 0.633 जो मान है ये मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। एक उच्च मानव विकास की श्रेणी रहेगी, एक निम्न मानव विकास की श्रेणी रहेगी, एक मध्यम। तो 0.66 से आप अंदाजा लगा सकते हैं बीच का डेटा, तो मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। इसे याद भी रख सकते हैं, नहीं तो ये तुक्का भी लगाया जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो भारत का डेटा याद रखेंगे 0.63। ठीक। और भारत का स्थान कौन सा है? 191 में 132वां। अब इसके साथ अन्य डेटा भी पब्लिश किए जाते हैं, जैसे कि भारत जो लैंगिक विकास सूचकांक है, यानी पुरुषों के सापेक्ष स्त्रियों के विकास की स्थिति, इसे लैंगिक विकास सूचकांक, ये लिंगानुपात नहीं है ना, या जेंडर गैप इंडेक्स नहीं है। जेंडर गैप इंडेक्स अलग संस्था जारी करती है। ठीक। लैंगिक विषमता सूचकांक वो अलग संस्था जारी करेगी, वो अलग है। ये क्या है? आपका लैंगिक विकास सूचकांक है, जिसमें भारत का स्थान 132 है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी 132 है और लैंगिक विकास सूचकांक में भी 132 है। ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। उसी तरीके से भारत में महिला जीवन प्रत्याशा, यानी महिलाओं के जीने की औसत आयु जो है 2021 में 68.8, पिछले साल ये ज्यादा थी, 70 के आसपास थी, और ये 60 मतलब 70 प्लस थी, और अभी 68.8। याद रखेंगे डेटा क्या है? महिलाओं की जीवन प्रत्याशा, मतलब औसत आयु जो जीने की है 2021 में कितनी दर्ज की गई है? 68.8। इसके साथ ही महिलाओं के लिए स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, यानी महिलाएं औसतन कितने साल तक स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रही है, तो वर्ष 2021 के लिए क्या है? 11.99। ध्यान रहेगा। तो ये क्या है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कैलकुलेशन किया जाता है, उसमें पहला आंकड़ा तो यही है, लैंगिक विकास सूचकांक। दूसरा आपका रहता है महिला जीवन प्रत्याशा। तीसरा रहता है महिलाओं से शिक्षा संबंधित, और चौथा रहता है प्रति व्यक्ति आय। इस आधार पर, इस चारों आधार पर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। ध्यान रहेगा। तो इससे आपके एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 132, महिला विकास सूचकांक में 132, उसी तरीके से महिला जीवन प्रत्याशा 68.8, और महिलाओं का औसत स्कूली शिक्षा जो है 11.9 ईयर। ध्यान रहेगा। अब चूंकि जो करंट में संस्था चर्चा में रहती है उससे संबंधित कुछ फैक्ट भी आते हैं। तो मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दी। किसने दी? महबूब उल हक ने सबसे पहले इसकी अवधारणा दी है, और इसके तहत ही पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया। अब पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ने इसकी अवधारणा दी है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस मानव विकास सूचकांक में पाकिस्तान जैसे देश काफी पीछे हैं, काफी पीछे। अब एग्जाम में आपसे पाकिस्तान का रैंक नहीं पूछेगा, ठीक, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ सकता है कि पहले स्थान पर कौन है। तो पहला स्विट्जरलैंड, और भारत 132वां। ध्यान रहेगा। चलो आगे चलते हैं। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहूंगा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के पहले, कि सकार एकेडमी में हमारे यहाँ 10 नवंबर के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस SI के मेंस की कक्षाएं प्रारंभ होने वाली है। तो जो भी परीक्षार्थी मेंस की कक्षाएं अटेंड करना चाहते हैं, जो बिल्कुल ऑफलाइन और लाइव दोनों मोड में रहेगी, ये संस्थान में 10 नवंबर के पूर्व अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, उसी आधार पर ही कक्षाओं का आरंभ किया जाएगा। ये कक्षाएं ऑफलाइन और लाइव दोनों मोड में रहेगी। इसके साथ ही प्रीलिम्स की तैयारी के लिए भाई ये करंट अफेयर सेशन तो हम आपके लिए लेके लेके आए ही हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स से संबंधित टेस्ट सीरीज की जो बुकलेट है ये जल्द से जल्द मार्केट में पब्लिश की जाएगी, जिससे आप सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन से भी PDF को परचेस कर सकते हैं। ठीक, तो जुड़े रहिए, सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ये जो करंट अफेयर का सेशन है इसका भी PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर, और सकार एकेडमी के टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में भी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इसका PDF जब पूरा करंट अफेयर सेशन में बता लूंगा, आखिरी जो 3 नवंबर को बताऊंगा उसके पहले थोड़ा समझ लीजिए, तब तक का जो करंट अफेयर का सेशन हमारा रहेगा, एक हम दिवाली के पहले आखिरी करंट अफेयर सेशन जो लेंगे मान लीजिए, उसके बाद हम सीधा 3 नवंबर को देखेंगे।
तो तब तक का पीडीएफ आपको एक साथ अवेलेबल, ये टुकड़े टुकड़े में हम नहीं कराएंगे, एक साथ अवेलेबल करा देंगे और आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इंडेक्स है जो इस बीच जारी हुआ है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक। नवाचार कहने का मतलब ये सूचकांक इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किन देशों में नवाचार के लिए सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, नए विकास हो रहे हैं, नए सोच डेवलप हो रही है, नए बिजनेस के लिए लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस आधार पर जिन देशों की सूची बनाई जाती है वो कहलाती है क्या, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अगला वही फैक्ट, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन जारी करता है, तो इसे जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखना है, विपो के द्वारा जारी किया जाता है। इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां है। भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। अब पिछले 5 सालों में ये लगभग लगभग 80 पायदान आगे बढ़ा है। बहुत अच्छे पोजीशन पे भारत आ चुका है ना, मतलब अब पहले नंबर पे तो नहीं है पर अपनी स्थिति काफी भारत ने सुधार ली है। तो भारत जो है इंडेक्स में 40वें स्थान पर पहुंच गया है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अमेरिका दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पे है, लेकिन स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष में भी इस इंडेक्स में पहले स्थान पर ही है। तो आप बिल्कुल अगले साल के लिए भी तुक्का मार सकते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन होगा, स्विट्जरलैंड होगा। भाई वह देश जहां जनसंख्या वैसे ही कम है, वह देश जहां पैसा बहुत है, इफरात है, ठीक है, बड़े बड़े वो देश इतना खास है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय वहां पे बनाए गए हैं, क्योंकि उस देश की ऐसी खासियत है। ऐसी जगह की अर्थव्यवस्था भी अच्छी खासी मजबूत होगी और लोगों को काफी लोगों को अपने विकास, अपने क्षेत्र के विकास और नई क्रिएटिविटी के लिए सोचने का पर्याप्त अवसर मिलता है। इवन वहां की सरकार के द्वारा काफी प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो भाई जनसंख्या कम है, तो इसीलिए रिसोर्सेज जो है जनसंख्या की तुलना में काफी मात्रा में उपलब्ध है। तो सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए सरकार भी सपोर्ट करती है और लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब जिन देशों के साथ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, भारत हुआ, चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, वो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए हमेशा हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स जो होता है, खुशहाली सूचकांक होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स जिसे आप कह सकते हैं, या आपका पॉल्यूशन कंट्रोल वाला इंडेक्स कह सकते हैं, या मानव विकास की हम बात करें, ऐसे सभी लिस्टिंग में ना हमेशा पहले नंबर पे वही वही देश रहेंगे जो जिसकी जनसंख्या बहुत कम है और नेचुरल रिसोर्सेज जिसके पास बहुत सारे, नॉर्वे, आपका स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड, ऐसे ही देश हमेशा पहले नंबर पे मिलेंगे। खैर आगे चलते हैं, अगला फैक्ट कवर करते हैं, तो ये भी इंडेक्स याद रखेंगे। इसके बाद इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर में आते हैं। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए पहला फैक्ट तो आपको ये याद रखना है कि अब सीएसओ नहीं है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अब क्या है, एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, अब है आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, फुल फॉर्म में हम इसे ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। सेंट्रल की जगह नेशनल कर दिया गया है, इसे आपको याद रखना है। ठीक, वही है, वही कामकाज है उनका। और क्या कामकाज है, जीडीपी से रिलेटेड सारे आंकड़े एकत्रित करता है और जारी करता है। ठीक, ये एनएसओ क्या करता है, एनएसओ साल भर का डेटा तो बिल्कुल पब्लिश करता ही है, इसके अलावा ये क्वार्टरली रिव्यू भी पब्लिश करता है। ठीक, जिसने 30 अगस्त को पहला क्वार्टर रिव्यू पब्लिश किया है। अब पहला क्वार्टर कहने का मतलब फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर। फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहेगा। तो अप्रैल, मई और जून ये कहलाएगा आपका क्वार्टर वन। ठीक है, क्वार्टर वन की अगर हम बात करें तो वो क्या है, अप्रैल, मई और जून। लेकिन इसका जो डेटा है वो दूसरे क्वार्टर के बाद पब्लिश हुआ है, और दूसरा क्वार्टर क्या है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, अप्रैल, मई, जून ये हमारा पहला क्वार्टर हो गया। दूसरा क्वार्टर है जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 30 अगस्त को ये डेटा आपका पब्लिश हुआ है। ठीक, उसी तरीके से अगला डेटा आपका 30 नवंबर को पब्लिश होगा। ठीक, जो सेकंड क्वार्टर का डेटा रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डेटा थोड़ा सा डिले होके पब्लिश होता है। तो अभी पहला क्वार्टर का ही डेटा पब्लिश हुआ है, और जो डेटा बता रहा हूं बिल्कुल रट लेना, 30 नवंबर तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यही टिक मार के आना है, भारत की जीडीपी वृद्धि से संबंधित डेटा।
30 नवंबर के बाद जो एग्जाम होना है उसमें सेकेंड क्वार्टर का आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो 30 नवंबर के पहले हैं कुछ एग्जाम, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो क्वार्टर रिव्यू है वित्त वर्ष 22-23 के लिए पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर जो है 13.5% आकलित की गई है, जो कि बेस प्राइस पर है, स्थिर मूल्य पर है या आधार वर्ष के आधार पर निर्धारित की गई है। वही जीडीपी वृद्धि दर जो करंट प्राइस पर है, प्रचलित मूल्य पर है या चालू वर्ष पर है, वो 26.7% है। आपसे भारत की जीडीपी वृद्धि दर पहले क्वार्टर के लिए, पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि दर पूछेगा तो सीधा आपको टिक करना है क्या, स्थिर मूल्य पर 13.5% और प्रचलित मूल्य पर है कितना, 26.7%। अगर वही सकल मूल्य संवर्धन में पूछेगा, संवर्धन नहीं, सकल मूल्य वर्धन में पूछेगा, जीवीए में पूछेगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में पूछेगा, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में 22-23 के लिए पहले क्वार्टर का है जीडीपी, पहले क्वार्टर का जीवीए वृद्धि दर है 12.70%, 12.7%। ध्यान रहेगा। देखो जीडीपी और जीए में एकदम माइनर डिफरेंस अभी याद रखिए कि जीडीपी और जीवीए में टैक्सेशन इंक्लूड नहीं है। अभी केवल इतने याद रखिए, जीडीपी में टैक्सेशन भी इंक्लूड है। ठीक, एकदम अभी आम भाषा में, और भी चीजें हैं और भी डिटेल्स हैं इकोनॉमी में, वो सब बेसिकली आप देखे होंगे या हम देखेंगे क्लास में। तो अभी इतना याद रखिए, केवल 3 डेटा याद रखना है ना, जीडीपी स्थिर मूल्य पर 13.5, जीडीपी प्रचलित मूल्य पर 26.7, जीवीए 12.7। ध्यान रहेगा, ये पहले क्वार्टर के लिए भारत का। छत्तीसगढ़ का क्वार्टर रिव्यू नहीं होता है ना, छत्तीसगढ़ का सीधा इकोनॉमिक सर्वे का रहता है और वो 3 क्वार्टर का एक रिव्यू होता है। छत्तीसगढ़ का साल भर का नहीं रहता है, छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे हमेशा 3 क्वार्टर का रिव्यू आपको दिखाता है। तो छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे हम देखेंगे अलग से। चलिए आगे चलते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ और खबरों के बारे में जान लेते हैं। अब इकोनॉमी में अगला हमारा एक करंट रहेगा, आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि इंडिया का पहला ईबीजी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक कौन सा है, एचडीएफसी है। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी क्या है भाई, बैंक गारंटी कहाँ लेता है, जब लोन देता है तो उसको कुछ ना कुछ गारंटी चाहिए, उसी को ही बैंक गारंटी कहते हैं। अब वो बैंक गारंटी वो इलेक्ट्रॉनिकली लेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई एक एप्लीकेशन जाता है, हमें लोन चाहिए, फिर बैंक बोलते हैं हमको गारंटी के लिए ये चीज चाहिए, फिर उसके पास गारंटी हम वहां पे रखवाते हैं, वो पेपर लाना ले जाना, उस प्रोसेस में बहुत समय लगता है, बहुत सारा समय बर्बाद होता है। तो उसे ही दूर करने के लिए ईबीजी शुरू कर रहा है एचडीएफसी बैंक, पहला बैंक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी प्रकार, हालांकि एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है, लेकिन ओवरऑल ये पहला बैंक है, चाहे प्राइवेट चाहे सरकारी, जिसने ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रोग्राम शुरू किया है। ध्यान रहेगा, इतना ही बस याद रखना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीतियां जारी की जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो आपके एग्जाम का तो हमेशा का क्वेश्चन है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खबर नहीं बटोरते रहना है कि आरबीआई ने अपनी मंथली रिव्यू में या बाई मंथली में या क्वार्टरली में या हाफ ईयरली या ईयरली रिव्यू में क्या डेटा पब्लिश किया है, वो नहीं रटना है। एग्जाम के एक दिन पहले हमेशा ये काम करना, क्या काम करना, एग्जाम के एक दिन पहले आरबीआई की वेबसाइट, बहुत कठिन काम नहीं है, गूगल में लिखना है RBI.org या आरबीआई पॉलिसी रेट, और जो आरबीआई की वेबसाइट खुलेगी पहले होम पेज पर ही ये सारे रेट दिए रहते हैं। तो एग्जाम के एक दिन पहले क्या करंट रेट चल रहा है उसको आप देख के चल देना। ठीक है, तो अभी जो हाल ही का न्यूज था, मेरे ख्याल से सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक का ही है ये, कि रेपो रेट को 0.5% बढ़ाया गया है और अब रेपो रेट कितना हो गया है, 5.9%। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, अगर आपके एग्जाम के आसपास मॉनेटरी पॉलिसी कम या ज्यादा की जाती है तो वर्तमान में रेपो रेट क्या है, सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। प्लस इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि रेपो रेट को बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा या रेपो रेट को कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई इकोनॉमी में हम पढ़े हैं, मौद्रिक नीतियों को बढ़ाने से क्या होता है, मौद्रिक नीतियों को बढ़ाने से बाजार की तरलता कम होती है। अब तरलता कम होने से जो जो प्रभाव पड़ता है वो आपको ध्यान देना है। भाई मुद्रास्फीति कम होगी, महंगाई कम होगी, लोन महंगा होगा, लेकिन बैंक रेट यदि बढ़ा रहे हैं या रेपो रेट बढ़ा रहे हैं तो लोन क्या होगा, महंगा होगा, क्योंकि अब बैंकों को भी महंगी दर पे ब्याज मिल रहा है, तो बैंक को किससे वसूलेगा, कस्टमर से ही वसूलेगा, तो लोन महंगा होगा।
तो मॉनेटरी पॉलिसी को कम करने या अधिक करने के जो प्रभाव हैं उसके लिए हम 1 घंटा चर्चा कर सकते हैं। इवन जो हमारे कोर्स के अंतर्गत है इकोनॉमी में मैंने बताया भी है, बहुत सारे फैक्टर उसमें वर्क करते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ता है, तो वो आपसे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, उसे आप ध्यान देंगे तो बिल्कुल याद रखेंगे कि रेपो रेट जो है 5.90% है, ठीक। और रेपो रेट बढ़ाया गया है अभी, मतलब मार्केट से लिक्विडिटी खींची गई है। एक रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, मतलब खींचा नहीं गया है कह सकते हैं, वो तो क्या रिवर्स रेपो रेट के कारण मार्केट से लिक्विडिटी को खींचना कहलाता है। वो भी कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आरबीआई मार्केट से तरलता खींचने के लिए किस टूल का इस्तेमाल करता है, कौन सा टूल जो है जो त्वरित प्रभाव करता है, वो रिवर्स रेपो रेट है। समझ में आ रही है बात? तो वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि त्वरित प्रभाव के लिए किसका इस्तेमाल करता है, रिवर्स रेपो रेट के लिए, और कुछ समय के प्रभाव के लिए रेपो रेट, और लॉन्ग टर्म प्रभाव के लिए रहता है बैंक रेट। तो अलग अलग रेट अभी क्या है उसे याद रखेंगे। रेपो रेट है 5.90, रिवर्स रेपो रेट है अभी कितना 3.35, इसे अभी फिक्स कर दिया गया है 3.35 ही रहेगा, ठीक। फिर जब अगला विचार होगा उसे कम ज्यादा किया जाएगा। उसके अलावा बैंक रेट जो हमेशा रेपो रेट से ज्यादा ही होगा, 6.15% है। रेपो रेट और बैंक रेट में ये फर्क है कि रेपो रेट में बैंक जो है आरबीआई से कम समय के लिए पैसा उधार लेते हैं, और बैंक रेट से बैंक रेट का अर्थ ये है, वह रेट है ये जिस पर बैंक आरबीआई से लंबे समय के लिए उधार लेते हैं, ठीक। उसके अलावा एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट हमेशा बैंक रेट के बराबर होता है, इसीलिए ये 6.15% है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो वर्तमान में 4.5% है, और एसएलआर कितना है, 18% है। सीआरआर बैंक में रखे गए जितने भी कैश हैं उसका जो एक हिस्सा है 4.5%, वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात। अब बैंक की जितनी भी प्रॉपर्टी है, बैंक की जितनी भी एसेट्स हैं, उसकी परिसंपत्तियां हैं, उसका एक हिस्सा कहलाता है एसएलआर, ठीक है। इसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, जो है 18%। ध्यान रहेगा। तो इकोनॉमी में इसकी बेसिक डेफिनेशंस आप पढ़े हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, और इकोनॉमी से रिलेटेड ये करंट अफेयर बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, पूरे देश में पैसे का आना जाना इसी से होता है, केवल इसी से होता है। और भी टूल्स होते हैं मनी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो बैंकिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। तो याद रखेंगे भाई। चलिए आगे चलते हैं। इकोनॉमी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनते, इकोनॉमी से करंट के डेटा, कुछ कॉन्सेप्ट, और कुछ कॉन्सेप्ट में बिल्कुल याद रख लीजिए ना, एक तो ये मौद्रिक बैंकिंग से संबंधित डेटा, जानकारी, कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम और योजनाएं, इसी से आओ गरीबी बेरोजगारी से संबंधित परिभाषाएं, ठीक है। इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में मैक्सिमम ना, मैक्सिमम, ठीक। उसके अलावा भी आप इकोनॉमी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको बता दिया। अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं भाई। अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों में कुछ लेस इंपॉर्टेंट है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो लेस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि याद रखना है आपको, गुस्तावो पेट्रो जो है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहीं आप याद रख सकते हो, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं ऐसा। उसके अलावा विलियम रूटो केनिया के नए राष्ट्रपति बने, जैसा कि आप देख सकते हैं केनिया के भाई दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन लिज ट्रस यूके की नई प्राइम मिनिस्टर बन गई है, ये है लिज ट्रस, जो कि यूके की नई प्राइम मिनिस्टर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यूके में भैया अभी एलिजाबेथ, ठीक है, और वहां की महारानी डेथ हुई है, रानी भी वहां की खत्म हुई है, नई प्रधानमंत्री भी बनी है। बोरिस जॉनसन जो इसके पहले प्रधानमंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद नए चुनाव हुए, नए इलेक्शन हुए, और लिज ट्रस जो है अमेरिका सॉरी यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी। अब यूके क्या है भाई, यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी है, यूके क्या है, ये भी ये क्वेश्चन बन सकता है ना, क्योंकि यूके चर्चा में आ गया। अच्छा, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे ऊपर राज करके गए इतने साल इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको हराने वाले एक भारतीय मूल के थे, ऋषि सुनक। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है, लेकिन हरा पाए नहीं, हरा सकते थे, ठीक।
इनके बीच जो दूसरे सबसे तगड़े दावेदार रहे लिज ट्रस के बाद, वो थे भारतीय मूल के ऋषि सुनक। अगर थोड़ा सा 5%, इवन 5% का ही फर्क था, लिज ट्रस को 57.5% वोट मिला और ऋषि सुनक को 52.5% वोट मिला। केवल 5% के अंतर से भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं ऋषि सुनक, वो हार गए। नहीं तो अभी ऋषि सुनक ब्रिटेन में भारतीय मूल का व्यक्ति यानी अपना बंदा प्रधानमंत्री होता, लेकिन हार गए। इसीलिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। ऋषि सुनक का नाम याद रखना है, मात्र 5% के वोट से हारे हैं। अब चूंकि इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसीलिए लिज ट्रस के द्वारा एक लिखी हुई किताब है जिसे याद रखना कठिन नहीं है, ब्रिटानिया अनचेंड। ठीक है भाई, ब्रिटेन की बन रही है तो ब्रिटानिया अनचेंड। ठीक है, ये इसकी सह लेखक थी ना, पूरी की पूरी इन्होंने नहीं लिखी है, 2-3 लोगों ने मिलकर लिखी है, लेकिन हाँ, लिज ट्रस के द्वारा लिखी हुई किताब ब्रिटानिया अनचेंड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है, या क्यूरियोसिटी आपके मन में आनी चाहिए कि यहाँ बात हो रही है ब्रिटेन, फिर कभी आपने सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन, फिर इंग्लैंड भी सुना है आपने, और फिर यूके की प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो ये सब अलग अलग है कि एक है, ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ये सब अलग अलग है। एक कहलाएगा आपका, एक कहलाएगा प्योर इंग्लैंड, लंदन जिसकी राजधानी, प्योर इंग्लैंड रहेगा। ठीक है, दूसरा कहलाएगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन में कौन कौन हो जाएंगे, ब्रिटेन में इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, ब्रिटेन में कौन कौन आ जाता है, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड भी आ जाता है। ठीक, फिर दूसरा कहलाता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड हो जाता है, स्कॉटलैंड भी हो जाता है, और साथ में कौन आ जाता है, वेल्स, वेल्स भी इंक्लूड हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, यूके की, तो 4 देश आ जाते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, प्लस आपका रहेगा आयरलैंड, ध्यान रहेगा। तो यूके के अंतर्गत 4 देश सम्मिलित है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंग्लैंड सबसे छोटा, इंग्लैंड, ब्रिटेन बोल देंगे तो इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, अगर ग्रेट ब्रिटेन बोल देंगे तो 3 देश हो जाएंगे, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, और अगर यूके की बात हो रही है तो 4 देश उसमें रहेंगे, कौन कौन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और चौथा आयरलैंड, ध्यान रहेगा। ठीक, इसे याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। ये चुनाव जीत चुकी है पर अभी प्रधानमंत्री बनी नहीं है। ठीक है, तो आने वाले समय में हो सकता है जब मैं अगला वीडियो बनाऊं तब तक ये बन जाए, या वीडियो जब तक आपको मिले तब तक बन जाए। चुनाव जीत चुकी है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी, इसीलिए याद रखना है कौन, जॉर्जिया मेलोनी। ये भैया जॉर्जिया मेलोनी, देख सकते हो। अब फोटो हमने यहाँ इसलिए लाई है क्योंकि फोटो देख के चीजें थोड़ी याद हो जाती है, हमारी जो मेमोरी होती है वो पिक्चोरियल फॉर्म को जल्दी एक्सेप्ट करती है बनिस्बत टेक्सचुअल फॉर्म। इसीलिए जब भी आप मूवी देखते हैं तो स्टोरी पूरा याद रहेगा, रॉकी भाई का पूरा डायलॉग याद रहेगा, लेकिन जब बुक पढ़ेंगे वही कोलार गोल्ड फील्ड के बारे में, और कौन कोलार गोल्ड फील्ड के आसपास और कौन सी सोने की खान है वो नहीं याद रहेगा। लेकिन थर्ड पार्ट में रॉकी भाई वो सोना लेने फिर से आ सकता है, ये जरूर आप सोचेंगे। खैर, जोक्स अपार्ट, तो इसीलिए पिक्चोरियल हमने कोशिश किया है, चूंकि समय था अभी इसलिए हमने किया है, जरूरी नहीं हर बार ऐसा रहे। अब वो देखते हैं आगे समय में कैसा कैसा रहेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि सकार एकेडमी में 10 नवंबर के बाद से एसआई मेंस की नई कक्षाएं प्रारंभ होने वाली है, और जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जो निःशुल्क है, आप बिल्कुल कराइए। इसके अलावा एसआई प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज बुकलेट मार्केट में जल्द से जल्द पब्लिश किया जाएगा, उसके पीडीएफ को सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन से भी आप परचेस कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, सकार एकेडमी के टेलीग्राम चैनल और ग्रुप से जुड़े, व्हाट्सएप से जुड़े, यहाँ से भी आप इसके पीडीएफ प्लस टेस्ट के भी पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल कमेंट पे हमें फीडबैक दें, शेयर करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस करंट अफेयर का फायदा पहुंचे, इसीलिए वीडियो को जरूर शेयर करें। और कुछ भी कमी बेसी लगती है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। करंट अफेयर का ये सेशन चलता रहेगा, 3 नवंबर तक मैं आपको करंट अफेयर पूरा बता दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को हम अलग से देखेंगे,
उसे भी हम धीरे से शुरू करेंगे। तब तक के लिए बढ़िया तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए, मेहनत में कभी कोई कमी न रखिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। थैंक यू।